हाय एवरीवन, वेलकम बैक। होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स थर्मोडायनेमिक्स, राइट। चलो, लेट अस स्टार्ट विद थर्मोडायनेमिक्स। बेसिकली इट इज एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर। किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो, चाहे आप नीट पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, जेई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, जेई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से। इवन जेई एडवांस में भी बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड। तो बेसिकली इससे इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मल प्रॉपर्टीज। दूसरी चीजें क्या पढ़ी हमने यहाँ पर? दूसरी चीजें हमने पढ़ी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। देखो, थर्मल प्रॉपर्टीज में भी दो चीजें पढ़ी। एक यहाँ पर थर्मल एक्सपेंशन था और थर्मल एक्सपेंशन एंड कैलोरीमेट्री, यहाँ पर मैं डॉट मार्क कर देना। और दूसरी चीजें हम लोगों ने पढ़ी वो थी हीट ट्रांसफर। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। सबसे पहले मैं थर्मोडाइनमिक्स का लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ, उसके बाद मैं थर्मल प्रॉपर्टीज एंड केटीजी का लेक्चर अपलोड करूंगा, क्योंकि रिक्वायरमेंट था। कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि थर्मोडाइनमिक्स पढ़ा दो सर। अब देखो, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में यहीं पर मैं सारी चीजें बता देता हूँ। जैसे आपका इंटरनल एनर्जी के बारे में, इंटरनल एनर्जी को कैसे लिखते हैं? NF(R)T/2, ठीक है ना। और डेल्टा यू को कैसे लिखते हैं हम लोग? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी को ऐसे लिखते हैं NCV∆T। याद करो, सीवी क्या होता है यहाँ पर? सीवी आपका FR/2 होता है। तो आई एम अज्यूमिंग कि तुम केटीजी पढ़ चुके हो, और केटीजी पढ़ने के बाद आप यहाँ पर आ रहे हो। केटीजी में मैं जनरली क्या करता हूँ कि मैं इंटरनल एनर्जी पहले पढ़ा देता हूँ। इंटरनल एनर्जी पहले पढ़ा देता हूँ, और साथ ही साथ यहाँ पे एक और चीज पढ़ा देता हूँ, हीट सप्लाइड। हीट सप्लाइड, ठीक है ना। तो अगर आपको ये दो चीजें पहले से पता है, तब आपको आगे चीजें समझ में आएंगी। अगर नहीं पता है तो पहले आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के वीडियोस देखो। पहले आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को पढ़ लो, उसके बाद इस चैप्टर पे आना। चलो, तो लेट अस स्टार्ट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, चीजों को पढ़ते हैं वन बाय वन। सबसे पहले स्टार्ट जो होता है इसमें, वो बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट होता है। बेसिक कंसेप्ट क्या है उसको समझते हैं। बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। चलो, देखो, बेसिक कंसेप्ट क्या है यहाँ पर? तो सबसे पहला जो बेसिक कंसेप्ट है, जिसे हम लोग कहते हैं सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम कैसे डिफाइन करते हैं उसको हम लोग समझते हैं। सिस्टम एंड सराउंडिंग, दो वर्ड्स यहाँ पर आते हैं। तो बेसिकली सिस्टम उस चीज को कहते हैं जो हमारे कंसिडरेशन में हो, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हो। दुनिया का वो या यूनिवर्स का वो पार्ट जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हो। मान लो, लेट अस अज्यूम कि हम मार्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं, मंगल ग्रह के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा? मार्स, प्लेनेट मार्स, ठीक है ना। उसके अलावा जो भी चीज होगा वो होगा हमारा सराउंडिंग। तो बेसिकली सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स, पार्ट ऑफ यूनिवर्स which is in our consideration, which is in our consideration, which is in our consideration, ठीक है ना। ठीक है। और इसी तरीके से अगर सराउंडिंग बोले तो सराउंडिंग क्या हो जाएगा? सराउंडिंग जो भी सिस्टम के अलावे जो भी पार्ट बचा हुआ पार्ट है उसको हम लोग सराउंडिंग कहेंगे। तो आप बोल सकते हो रिमेनिंग 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 पार्ट ऑफ यूनिवर्स। इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स other than system, other than system, other than system is known as surrounding, is known as surrounding। चलो, समझते हैं अब बातों को और अच्छे से। तो बेसिकली सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, फिर से देख लेते हैं। मान लो ये एक पार्ट है, इतना पार्ट है, और इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ये जो पार्ट शेडेड रीजन बताया है, ये क्या हो जाएगा हमारा? ये पूरा पार्ट जो है, ये पूरा पार्ट हमारा सिस्टम कहलाएगा, क्योंकि हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, इसके बारे में एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है ना।
इसके अलावा जो भी पार्ट है, मतलब ये जो बचा हुआ इधर साइड में, इधर साइड में, इधर साइड में, इधर साइड में, या ऊपर की तरफ जो भी पार्ट है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा पार्ट आपका हो जाएगा सराउंडिंग। ठीक है ना। और देखो यहाँ पर एक लेयर है जो कि ये जो लाइन है, ये लाइन आपकी क्या है, ये लाइन जो है सेपरेट कर रही है सिस्टम को सराउंडिंग से। तो इस लेयर को हम लोग कहते हैं बाउंड्री बाउंड्री लेयर। बाउंड्री लेयर क्या है, जो सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट कर रही हो। सिस्टम क्या है, जिसके बारे में हम पढ़ाई कर रहे हैं। सराउंडिंग क्या है, जिसके बारे में हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, जो हमारे सिस्टम में नहीं है, वो सारी चीजें सराउंडिंग हो जाएगी। चलो अब इसी पे आगे एक और बेसिक चीज है सिस्टम के बारे में, सिस्टम का कैटेगराइजेशन, कि सिस्टम कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ सिस्टम, टाइप्स ऑफ सिस्टम, टाइप्स ऑफ सिस्टम। ठीक है ना। तो पहला जो सिस्टम हमारा है, दैट इज दैट इज दैट इज आइसोलेटेड सिस्टम। फिर उसके बाद जो सिस्टम जो हमारा है, दैट इज क्लोज्ड सिस्टम। थर्ड पार्ट जो हमारा है, दैट इज ओपन सिस्टम। ये तीन चीजें हमें पढ़नी है। बेसिक बेसिक चीजें समझ लेते हैं क्या है, बहुत आसानी से समझ में भी आ जाती है ये तीनों चीजें। तो सबसे पहला जो पार्ट है, दैट इज आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या है, इसको समझते हैं। अच्छा, तो देखो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि एक, लेट अस अज्यूम कि एक हम लोगों ने क्या किया है, एक कंटेनर लिया है। कंटेनर कुछ इस तरीके से, ये इसका बाउंड्री हो गया। ठीक है ना। और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इस तरीके से शेडेड रीजन बना दे रहा हूँ। शेडेड रीजन इसलिए बना रहा हूँ, अब इससे हमें ये पता चलेगा, जब भी ऐसा शेडेड रीजन देखो, इस तरीके का वॉल देखो, तो ऐसे वॉल को हम लोग कहते हैं, इस टाइप के वॉल को हम लोग कहते हैं एडियाबैटिक वॉल। ठीक है ना। एडियाबैटिक वॉल का काम क्या होता है, एडियाबैटिक वॉल का काम होता है कि हीट एनर्जी को सप्लाई नहीं करने देता है, अंदर की हीट एनर्जी को बाहर नहीं जाने देगा, या फिर आप बोल सकते हो बाहर की एनर्जी को अंदर नहीं जाने देगा, हीट एनर्जी को। तो एडियाबैटिक वॉल जो होता है नॉन कंडक्टिंग वॉल होता है, मतलब ये कंडक्ट नहीं करता है। नॉन कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग वॉल, ये हमारा क्या है, एडियाबैटिक वॉल। ठीक है ना। चलो इसको समझा हम लोगों ने, इसको थोड़ा साइड करता हूँ पूरे पार्ट को। अब देखो इस तरीके से, अब देखो यहाँ पर, हाँ, अब देखो यहाँ पर बेसिकली मान लो ये आपका क्लोज्ड कंटेनर है, ये जो कंटेनर बनाया है इसके अंदर जो भी गैसेस प्रेजेंट होंगे, जो भी गैसेस होंगे वो बाहर नहीं आ सकते। मान लो ये गैस मॉलिक्यूल से बना रहा हूं मैं, ये गैस बाहर नहीं आ सकता है। ठीक है, ये बात समझ में आया। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर बाहर की चीजें अंदर नहीं जा सकती। तो बेसिकली यहाँ पर दो चीजें हैं, नो, सबसे पहला चीज, नो एक्सचेंज नो एक्सचेंज ऑफ मैटर, मैटर एक्सचेंज नहीं हो सकता, अंदर का गैस बाहर नहीं आ सकता है। और दूसरा यहाँ पर है नो एक्सचेंज नो एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी, अंदर बाहर की हीट अंदर नहीं जा सकती, अंदर की हीट बाहर नहीं आ सकती है। तो जब ऐसा सिस्टम हो जाए, जब ऐसा सिस्टम हो जाए, तो आप खुद सोचो कि ये सिस्टम कैसा है, एकदम आइसोलेटेड है, दुनिया से मतलब ही नहीं है, अंदर का कोई मैटर बाहर नहीं आ रहा है और अंदर का कोई हीट एनर्जी भी बाहर नहीं आ रहा है, या फिर बाहर से कोई मैटर अंदर नहीं जा रहा है, या बाहर से हीट एनर्जी अंदर नहीं जा रहा है। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है ना, ऐसे सिस्टम को हम लोग कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। इसका रियल लाइफ एग्जांपल क्या है, इसका रियल लाइफ एग्जांपल है थर्मस फ्लास्क। बेसिकली आप लोगों ने गर्म पानी को रखा होगा थर्मस फ्लास्क में, जब गर्म पानी को थर्मस फ्लास्क में रखते हैं तो वो गर्म ही रहता है। ठीक है ना, बहुत लंबे टाइम के लिए। तो जब थर्मस फ्लास्क में आप गर्म पानी डाल दो, उसके बाद उसका ढक्कन को बंद कर दो, कैप को आपने बंद कर दिया, कैप को बंद करने के बाद अंदर का वाटर जो है, गर्म पानी जो है बाहर नहीं आ सकता है, तो नो एक्सचेंज ऑफ मैटर। और अंदर की हीट एनर्जी भी बाहर नहीं आ सकती है, सो नो एक्सचेंज ऑफ हीट, दैट्स व्हाई इट इज अ आइसोलेटेड सिस्टम। दुनिया से मतलब ही नहीं, दुनिया में क्या हो रहा है, अंदर उसने आपने गर्म पानी डाला, वो गर्म ही रहेगा। ठीक है ना। इसके बाद दूसरा एग्जांपल देता हूँ, सिंपल मेटालिक बोतल लो, मेटल का बोतल,
उसमें गर्म पानी डाल दो। आप देखोगे कि अगले आधे घंटे में वो गर्म पानी डाला, ढक्कन को बंद किया, अगले आधे घंटे में वो गर्म पानी ठंडा हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद वाला जो सिस्टम है उसको हम लोग कहेंगे क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम किसे कहते हैं इसको हम लोग समझते हैं अच्छे से। देखो यहां पर क्या होगा, यहां पर आपका देखो ये जो वॉल बनाया है मैंने, ये पिछली बार की तरह नहीं है, ये आपका कंडक्टिंग वॉल है। कंडक्टिंग वॉल है का मतलब क्या है कि हीट को कंडक्ट कर सकता है। और मान लो यहाँ पर गैसेस हैं और ये सिस्टम आपका क्लोज है, अंदर से गैसेस बाहर नहीं आ सकते। तो यहाँ पर क्या होता है क्लोज सिस्टम में, नो एक्सचेंज नो एक्सचेंज ऑफ मैटर। मैटर एक्सचेंज नहीं होता है, बट यहाँ पर जो होता है वो ध्यान रखने वाली बात है, एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी। आप क्या करो, आप अगर मान लो यहाँ पर ये बहुत गर्म गैस है या गर्म वाटर है, कुछ भी ऐसा है, बहुत ज्यादा हीटेड वाटर है, तो ये क्या करेगा, अंदर की हीट एनर्जी को बाहर दे देगा। या आप ऐसा भी बोल सकते हो, बाहर से जो आप हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हो ये कंज्यूम कर लेगा, ये मैटर, ये गैस, ये वाटर, जो भी है ये चीज। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि एनर्जी का ट्रांसफर होता है। एक्सचेंज ऑफ हीट का मतलब एनर्जी, हीट एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन मैटर का कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा है, मतलब अंदर का मैटर बाहर नहीं आ सकता। ठीक है ना। जैसे इसका एग्जांपल क्या, सिंपल मेटालिक बॉटल, उसमें आप क्या करो, सिंपल थर्मस फ्लास्क नहीं, सिंपल मेटालिक बॉटल, इसमें क्या करो आप, सिंपल मेटालिक बॉटल में गर्म करके पानी डाल दो और ढक्कन को बंद कर दो, तो अंदर की हीट एनर्जी बाहर निकल जाएगी, अगले आधे घंटे में पानी ठंडा हो जाएगा। अंदर की हीट एनर्जी बाहर निकल गई, लेकिन ढक्कन आपने बंद कर दिया है तो अंदर का वाटर बाहर नहीं आएगा। तो ये आपका कैसा हो गया, क्लोज्ड सिस्टम हो गया। ओपन सिस्टम क्या होगा, ओपन सिस्टम बहुत अपने आप समझ में आ रहा होगा तुम्हें कि यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ मैटर भी होता है, एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी भी होती है। इसका एग्जांपल क्या है, यहाँ पर लिख देता हूँ पहले मैं, कि मान लो ये एक ओपन कंटेनर है, इसमें वाटर रखा हुआ है, ये वाटर है और मैं इसको हीट कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो वाटर क्या होगा, स्टीम बन के बाहर निकलता जाएगा। तो ये आपका कैसा यहाँ पर हो रहा होगा, आपका एक्सचेंज ऑफ मैटर, और क्या हो रहा होगा, एक्सचेंज ऑफ हीट। तो बेसिकली आप ओपन कंटेनर में क्या करो, किसी भी चीज को हीट करो, हीट करने से क्या होगा, आपका वेपर बन जाएगा। वेपर बन जाएगा मतलब यहाँ पर हीट एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, हीट एनर्जी वाटर में जा रही है, और क्या हो रहा है, कंटेनर से जो मैटर है मतलब वाटर जो है वो भी बाहर निकल रहा है। तो ये आपका कैसा हो गया, ओपन सिस्टम। ओपन कंटेनर में आपने वाटर को हीट किया होगा, वो आपका ओपन सिस्टम हो गया। ठीक है। तो ये हमारे सिस्टम और सराउंडिंग के बारे में बात हो गई, जो बेसिक सी बातें थी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग लॉज ऑफ थर्मोडाइनमिक्स पे। लॉज ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। लॉज ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। चलो, तो सबसे पहले यहाँ पर हमें जो पढ़ना है वो हमें पढ़ना है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। तो देखो जीरोथ लॉ क्या है इसको समझते हैं अच्छे से। तो मान लो यहाँ पर एक रूम लिया है मैंने, इस तरीके से, ये हमारा रूम है। ठीक है ना। ये हमारा रूम है और इसके जो वॉल्स हैं वो एडियाबेटिक वॉल्स हैं। तो इसलिए मैं शेडेड, जब भी शेडेड ऐसा वॉल देखो ना तो इसका मतलब समझ लेना एडियाबेटिक वॉल। एडियाबेटिक वॉल का मतलब क्या होता है, ये नॉन कंडक्टिंग वॉल है। इस रूम को क्या किया मैंने, 3 चेम्बर में डिवाइड कर दिया। कैसे डिवाइड किया उसको समझना। यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक इस रूम को मैंने 3 चेम्बर में डिवाइड किया है, देखो इस तरीके से। और ये भी आपका वॉल कैसा है, ये भी एडियाबेटिक, लेकिन जो बीच वाला वॉल है जो ऐसा बड़ा वाला दिख रहा है, ये वाला वॉल, तो ये वॉल आपका क्या है, ये वाला वॉल, इस वॉल की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये वॉल आपका क्या है, ये कंडक्टिंग वॉल है। ठीक है ना। अब 3 कंपार्टमेंट हो गए रूम के। ठीक है ना। तो कंपार्टमेंट का नाम डाल देते हैं, ये कंपार्टमेंट ए है, ये कंपार्टमेंट बी है, ये कंपार्टमेंट सी है। ठीक है ना।
तो मान लो इनिशियली तीनों कंपार्टमेंट के अलग अलग टेम्परेचर थे, तीनों कंपार्टमेंट के अलग अलग टेम्परेचर थे, लेकिन बहुत देर ऐसे ही रहने दिया, बहुत देर छोड़ दिया मैंने। बहुत देर के बाद देखो, क्योंकि ये कंडक्टिंग वॉल है, तो टेम्परेचर ऑफ ए विल बी इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बी, क्योंकि कंडक्टिंग वॉल है ना, हीट एनर्जी कंडक्ट कर रहा होगा, ठीक है ना। जैसे हमारे घरों में भी वॉल कैसा होता है, कंडक्टिंग वॉल होता है। दीवार जो बना हो कैसा, कंडक्टिंग। बाहर का टेम्परेचर अगर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो घर का भी टेम्परेचर रूम का अंदर का क्या हो जाएगा, 0 के आसपास आ जाता है। तो कंडक्टिंग वॉल जब होते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, सेम हो जाता है। तो इसका मतलब बहुत देर अगर मैंने छोड़ दिया तो ये बताओ यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बी। सिमिलरली यहाँ से क्या और क्या कहा जा सकता है, टेम्परेचर ऑफ सी इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बी, ठीक है ना। मैंने ये नहीं बोला है देखो यहाँ अभी तक की कि क्या, अच्छा सबसे पहला सवाल, क्या ए और सी कंडक्टिंग वॉल से जुड़े हैं? नहीं, कंडक्टिंग वॉल से जुड़े नहीं है। लेकिन बाई कंपेयरिंग दिस इक्वेशन वी गेट टी ए इज इक्वल टू टी सी। इसका मतलब क्या हो गया, टेम्परेचर ऑफ ए विल बी इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सी। ए का टेम्परेचर कितना होगा, नहीं सी के टेम्परेचर के बराबर हो। जबकि ये कोई कंडक्टिंग वॉल से नहीं जुड़े हैं, ये आपका एडियाबेटिक वॉल से जुड़े हैं, ठीक है। तो इसका ये यही आपका जीरोथ लॉ। जीरोथ लॉ क्या कहता है कि जब एक बॉडी किसी दूसरे बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हो और दूसरा बॉडी तीसरे बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, थर्मल इक्विलिब्रियम में होने का मतलब टेम्परेचर बराबर हो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि पहला बॉडी तीसरे बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। इसको देखो, मैं अच्छे से बोलते जा रहा हूँ, ये डिफिनेशन है जीरोथ लॉ का। when body A is in thermal equilibrium with body B and body B is in thermal equilibrium with body C, then body A will be in thermal equilibrium with body C। यहाँ से आपका आ रहा है TA is equals to TC, ठीक है ना। आप इसको सिंपल लैंग्वेज में, पहला बॉडी दूसरे बॉडी के साथ, दूसरा बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम तीसरे बॉडी के साथ, इसका मतलब पहला बॉडी तीसरे बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। कहने का मतलब पहला बॉडी का टेम्परेचर और तीसरा बॉडी का टेम्परेचर सेम होगा। चलो, जीरोथ लॉ क्यों उसका नाम पड़ा, यही है आपका जीरोथ लॉ। जीरोथ लॉ का नाम क्यों पड़ा, क्योंकि फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ दे दिया गया था पहले, उसके बाद ये लॉ दिया गया, तो इसको इनकॉर्पोरेट करने के लिए इसका नाम जीरोथ लॉ रखा गया। अब आ जाते हैं हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स पर। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। चलो देखो, बेसिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स बताने से पहले मैं कुछ चीजें आपको बताता चल। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा एक कंटेनर है, एक कंटेनर लिया मैंने इस तरीके से, ये कंटेनर लिया और इसमें क्या किया मैंने, आपका एक पिस्टन लगा दिया। पिस्टन क्या होता है आपका, इस तरीके से डिस्क शेप का होता है, ठीक है ना। और ये पिस्टन आपका कैसा है, ये पिस्टन आपका मूवेबल है, मतलब पिस्टन ऊपर या नीचे जा सकता है, मूवेबल पिस्टन, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस कंटेनर को हीट कर रहा हूँ, हीट सप्लाई कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने हीट सप्लाई किया, इस कंटेनर को हीट दिया। तुम खुद सोचो, जैसे जैसे इसको हीट करेंगे, क्या लगता है इस कंटेनर के टेम्परेचर के बारे में हम क्या बोल सकते हैं, कंटेनर में जो गैस होगा उसके टेम्परेचर के बारे में हम लोग क्या बोलेंगे। तो कंटेनर में जो गैस होगा उसका टेम्परेचर ऑब्वियसली बढ़ेगा, क्योंकि हम लोग हीट सप्लाई कर रहे हैं। एंड व्हाट अबाउट प्रेशर, प्रेशर भी सर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो प्रेशर भी बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ने से क्या होगा, इस पिस्टन के ऊपर फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, तो पिस्टन किधर मूव होगा, ऊपर की तरफ। तो यहाँ से ये भी हम लोग बोल सकते हैं कि वॉल्यूम बढ़ेगा। चलो, ये बात अच्छे से समझने के बाद हम लोग एक चीज को यहाँ से डिपिक्ट करते हैं। वो चीज क्या है कि टेम्परेचर से रिलेटेड एक फंक्शन हम लोगों ने पढ़ा था, जिसे हम लोगों ने बोला था इंटरनल एनर्जी, या और अच्छे से बोले तो हम लोग चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बारे में बात की थी, डेल्टा यू, इन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। टेम्परेचर से एक रिलेटेड फंक्शन है जिसे हम लोग कहते हैं इंटरनल एनर्जी, ठीक है ना। और प्रेशर वॉल्यूम से एक रिलेटेड फंक्शन है जिसे हम लोग कहते हैं वर्क, या वर्क डन बाय गैस। इसका मतलब जो भी आप हीट सप्लाई करोगे, जो भी हीट क्यू सप्लाई करोगे,
वो तो टेम्परेचर, या तो वो टेम्परेचर चेंज करने में जाएगा या तो वो प्रेशर या वॉल्यूम चेंज करने में जाएगा। इसका मतलब जो भी आप हीट सप्लाई करोगे या तो वो इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में जाएगा या तो गैस वर्क करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो भी हीट सप्लाई किया, वॉट एवर हीट यू हैव सप्लाइड, दैट विल गो in increasing the internal energy of gas और work done by gas। या तो इंटरनल एनर्जी गैस का बढ़ेगा या गैस वर्क आपका करेगा। ठीक है ना। तो Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, इस तरीके से हम लोग बोलते हैं। यहाँ पर Q क्या है आपका हीट सप्लाई, डेल्टा U क्या है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, W क्या है वर्क। अब एक एक चीज को, सारी चीजों को अच्छे से लिखते चलते हैं हम लोग। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है क्या, इट इज बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये क्या है, एनर्जी को कंजर्व कराता है, मतलब एनर्जी कंजर्व होता है फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो भी आप हीट सप्लाई कर रहे हो या तो वो इंटरनल एनर्जी को बदलने में जाएगा या फिर गैस वर्क करेगा उस हीट सप्लाई की वजह से। ठीक है ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब यहाँ से सारे टर्म्स को वन बाय वन लिखते हैं कि क्यू यहाँ पर है क्या हमारा। क्यू क्या है हमारा, हीट सप्लाइड। जो भी आप हीट सप्लाई कर रहे हो उसे हम लोग क्यू कहेंगे। एक और चीज यहाँ पर, क्यू विल बी पॉजिटिव जब आप क्या कर रहे हो, हीट को सप्लाई कर रहे हो। व्हेन हीट इज सप्लाइड, जब आप गैस को हीट दे रहे हो, ठीक है ना, तो क्यू पॉजिटिव हो जाएगा। जब गैस हीट रिजेक्ट कर रहा है तब क्यू नेगेटिव हो जाएगा। मतलब आप गैस को हीट नहीं दे रहे हो, आप गैस से हीट ले रहे हो, तो हीट रिजेक्टेड क्या हो जाएगा आपका, हीट रिजेक्टेड हो जाएगा Q नेगेटिव। जब भी Q की वैल्यू पॉजिटिव हो, Q इज इक्वल टू 10, इसका मतलब आप गैस में हीट सप्लाई कर रहे हैं। Q इज इक्वल टू -10, इसका मतलब क्या हो गया, गैस जो है आपका हीट रिजेक्ट कर रहा है। आया बात समझ में, गैस जो है आपका हीट रिजेक्ट कर रहा है। अच्छा, एक और चीज हम लोगों ने पढ़ा था, Q इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी होता है। ठीक है ना, जनरलाइज फॉर्म। अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रोसेस कर रहा हूं तो ये क्या बन जाएगा आपका, Q इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर प्रोसेस कर रहा हूं, कोई भी प्रोसेस कर रहा हूं, तो ये क्या आ जाएगा, कोई भी किसी भी प्रोसेस को, या प्रोसेस अलग अलग तरह के हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। अगर मान लो मैंने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा है, तब ये बन जाएगा Q इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। अगर आपका प्रेशर कांस्टेंट है तो ये आपका बन जाएगा एन सी पी डेल्टा टी। ये हम लोगों ने थर्मोडाइनमिक्स में पढ़ा है। ठीक है, चलो क्यू के बारे में हम लोगों ने समझा। अब आ जाते हैं किस पे, डेल्टा यू के बारे में। तो डेल्टा यू क्या है उसको समझते हैं। डेल्टा यू क्या है हमारा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। अब देखो यहाँ पर डेल्टा यू को कैसे लिखते हैं उसको समझते हैं। देखो डेल्टा यू होता क्या है, डेल्टा यू होता है आपका एन सी वी डेल्टा टी। ठीक है ना। तो यहां से हमें ये समझ में आ रहा है कि डेल्टा यू विल बी पॉजिटिव इफ डेल्टा टी इज पॉजिटिव, क्योंकि एन और सी वी तो पॉजिटिव है यहाँ पर। डेल्टा टी पॉजिटिव होने का मतलब टी फाइनल इज ग्रेटर देन टी इनिशियल। और दूसरी लाइन क्या होगा, डेल्टा यू निगेटिव है, इसका मतलब क्या हो गया, इफ डेल्टा टी इज नेगेटिव, इसका मतलब क्या है, टी फाइनल इज लेस देन टी इनिशियल। अगर आपका टेम्परेचर बढ़ रहा होगा, पहला केस, टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेल्टा यू पॉजिटिव, मतलब इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी। और अगर टेम्परेचर घट रहा होगा तो इंटरनल एनर्जी भी घटेगी। ये दो बातें हमें समझ में आनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं इसी में। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। सीवी किसके बराबर होता है, सीवी आपका एफ आर बाई टू के बराबर होता है। एफ क्या है यहाँ पर, डिग्री ऑफ फ्रीडम। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस की बात चल रही है। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस से ये चीज आया है। आगे बढ़ते हैं इसी में। एक और चीज मुझे बताओ, अगर मैंने कहीं पे लिखा है कि मान लो प्रोसेस ए से बी गया है, तो लिखूंगा क्या, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा यू ए बी। कैसे लिखूंगा, एन सी वी फाइनल टेम्परेचर। प्रोसेस कहाँ से कहाँ गया है, ए से बी पे गया है, तो फाइनल टी बी लिखूंगा माइनस इनिशियल टेम्परेचर टी ए। ठीक है ना। और डेल्टा यू अगर मैं बी ए लिखूं, ठीक है ना, तो ये कैसा आ जाएगा, एन सी वी फाइनल टेम्परेचर टी ए माइनस इनिशियल टेम्परेचर टी बी।
ठीक है ना। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, डेल्टा यू ए बी किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ डेल्टा यू बी ए। देखो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, ये जस्ट अपोजिट है, ऊपर से ही आ रहा है, ये जो ऊपर में दो लाइन लिखा वहां से आ गया ये चीज। ठीक ठीक है ना। और यहाँ से हम लोग ये भी जानते हैं कि डेल्टा यू जो है ये कैसा फंक्शन है, ये आपका स्टेट फंक्शन है। ये हम लोगों ने ये भी कहाँ पर पढ़ा था, ये भी हम लोगों ने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में देखा था। डेल्टा यू हमारा कैसा है, स्टेट फंक्शन। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट चीज पर। इंपॉर्टेंट चीज जो हमारा है वो है वर्क डन। वर्क डन, ठीक है ना। चलो वर्क डन क्या होगा इसको समझते हैं। तो बेसिकली मान लो आप क्या कर रहे हो, कोई भी आपने एक कंटेनर लिया है, लेट अस अज्यूम दिस इज अ कंटेनर। इस तरीके से एक कंटेनर लिया मैंने, और मैं क्या कर रहा हूं कि और मैं क्या कर रहा हूं कि इस तरीके से पिस्टन ले ले रहा हूं। ये एक पिस्टन ले लिया मैंने, ये हमारा पिस्टन है। तो इस गैस को, ये जो गैस है ना, इसको मैं हीट सप्लाई कर रहा हूँ। लेट अस अज्यूम मैंने हीट सप्लाई किया इसमें, इसको हीट करना चालू किया, ठीक है ना। इसको हीट देना चालू किया, क्यू देना चालू किया, तो ऑब्वियसली बताओ इसका प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ने की वजह से इसके ऊपर जो राइटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, गैस की वजह से जो फोर्स लग रहा है इस पिस्टन के ऊपर, तो ये पिस्टन क्या होगा, ये पिस्टन राइटवर्ड डायरेक्शन में चलने लगेगा। तो मान लो फाइनली जो पिस्टन आ गया वो यहाँ पर आ गया इस तरीके से। आपका पिस्टन फाइनली कहाँ पर आ गया, राइटवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पर आ गया। इस पिस्टन का एरिया मैं मान लेता हूँ ए, और ये अज्यूम करता हूँ कि पिस्टन जो चला है वो डी एक्स चला है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा कि देखो हीट करने की वजह से, देखो मान लेते हैं यहाँ पर प्रेशर क्या है गैस का, प्रेशर गैस का मैं बोल रहा हूँ प्रेशर ऑफ गैस इज पीजी। तो वर्क डन कैसे डिफाइन करते हैं, वर्क डन, इसको डिफाइन करने का तरीका एक ये होता है, इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आया बस में, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आपका वर्क डन होता है। तो इसी को अगर मैं अच्छे से लिखूं, डब्ल्यू डी वर्क डन विल बी इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स। फोर्स किस वजह से लग रहा होगा, गैस की वजह से, तो प्रेशर ऑफ गैस इनटू एरिया, प्रेशर इनटू एरिया आपका फोर्स होता है इनटू डीएक्स। यहाँ पे इसको अच्छे से लिखें तो ये क्या बन जाएगा, प्रेशर ऑफ गैस इनटू ए इनटू डीएक्स। इस टर्म को अच्छे से देखो, ए इंटू डी एक्स क्या आ गया आपका, तो देखो ए क्या है आपका, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पिस्टन, डिस्क टाइप का शेप है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पिस्टन। एंड डीएक्स क्या है, इट इज द इंक्रीज इन लेंथ, ठीक है ना। तो अगर देखा जाए तो बेसिकली एरिया इंटू डीएक्स आपका देगा इंक्रीज इन वॉल्यूम, ठीक है ना। तो ये जो नया वॉल्यूम यहाँ से यहाँ तक ये आया है ना, तो वो आपका ए इंटू डी एक्स देगा। तो फाइनली ये क्या निकल के आ जाएगा आपका, इसको अच्छे से यहाँ पे लिखते हैं, तो इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ प्रेशर ऑफ गैस इंटू डीवी लिख दिया मैंने, ए इंटू डी एक्स को क्या लिख दिया हम लोगों ने, डीवी, ठीक है ना, ये वॉल्यूम देगा। अब यहाँ से डायरेक्टली इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्क डन विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी, ठीक है ना। कहाँ से कहाँ तक की, इनिशियल वॉल्यूम से लेके फाइनल वॉल्यूम तक की, ऐसा हम लोग लिख देते हैं, लिमिट लगा देते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना, पी यहाँ पर क्या है, प्रेशर ऑफ गैस है, प्रेशर ऑफ गैस, गैस का प्रेशर हम लोग कंसीडर करते हैं, ठीक है। ये केमिस्ट्री नहीं है, केमिस्ट्री में क्या करते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर कंसीडर करते हैं, लेकिन फिजिक्स में हम लोग गैस का प्रेशर कंसीडर करते हैं। अच्छा, ठीक है ना। चलो तो देखो, अगर ये तो मैंने पूरा वर्क डन निकाल लिया, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन लिखना हो तो इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, बस क्या लिख देंगे, पी डीवी। आप खुद सोचो, प्रेशर तो हमेशा पॉजिटिव होगा, डीवी, अगर डीवी पॉजिटिव हुआ तो डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, इफ डीवी इज पॉजिटिव इसका मतलब डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। डी डब्ल्यू पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, वर्क डन आपका पॉजिटिव है। ये तभी होगा जब आपका फाइनल वॉल्यूम ज्यादा होगा इनिशियल वॉल्यूम से, क्यों, क्योंकि डीवी पॉजिटिव दे रखा है, ठीक है ना। फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से ज्यादा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, गैस एक्सपैंड हो रहा है,
गैस का फाइनल वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए इनिशियल वॉल्यूम से, तो गैस का एक्सपेंशन हो रहा है। और साथ ही साथ क्या बोलेंगे कि इफ dv इज लेस देन जीरो, तो dw भी क्या आ जाएगा, इज लेस देन जीरो, इसका मतलब वर्क डन क्या हो गया आपका, निगेटिव। तो यहां से हम लोग क्या बोलेंगे कि गैस कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, गैस की वॉल्यूम क्या हो रही है, घट रही है। फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैस विल बी लेस देन इनिशियल वॉल्यूम। तो ये गैस क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, गैस क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है। ठीक है ना। अब इसको पॉजिटिव और निगेटिव बच्चे याद नहीं रख पाते हैं, वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव होगा, वर्क डन बाय गैस निगेटिव होगा। एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ। देखो एक्सपेंशन जब हो रहा है, एक्सपेंशन होने का मतलब तुम खुद सोचो कि इस पिस्टन के ऊपर फोर्स राइटवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और इसका डिस्प्लेसमेंट भी राइटवर्ड डायरेक्शन में, तभी तो एक्सपेंशन होगा, तभी तो एक्सपेंशन होगा। और जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो वर्क डन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और जब कंप्रेशन होगा, पिस्टन क्या होगा, देखो फोर्स हमेशा राइटवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा गैस का, और पिस्टन कंप्रेस कर दो, पिस्टन को अंदर लेके आओ, तो डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब कंप्रेशन होगा, वॉल्यूम घटेगा, तो फोर्स ऑफ द गैस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पिस्टन विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो यहां से देखो यही चीज याद रखना कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से सेम डायरेक्शन तो पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन तो नेगेटिव। या फिर जब वॉल्यूम बढ़ रहा है, whenever the volume is increasing, एक्सपेंशन हो रहा है आपका, तो वर्क डन बाय गैस इज पॉजिटिव। और जब वॉल्यूम घट रहा है तो वर्क डन विल बी नेगेटिव, वर्क डन विल बी नेगेटिव। चलो अब देखो और आज समझते हैं इस चीजों को। वर्क डन पॉजिटिव, वर्क डन नेगेटिव, एक दो टर्म है जो मैं बताता चलूं। वर्क डन बाय, वर्क डन बाय गैस, फिजिक्स में हम लोग क्या लेते हैं, वर्क डन बाय गैस, गैस ने कितना वर्क किया। तो अगर सिर्फ इतना लिखा रहे कि वर्क डन या वर्क डन बाय गैस, तो हम लोग हमेशा इसको पॉजिटिव लेंगे। खाली इतना लिखा रहे कि वर्क डन इज 50 जूल, इसका मतलब क्या हो गया, गैस एक्सपैंड हो रहा है। वर्क डन बाय गैस लिखा रहे, तब भी लिखा रहे कहीं पे ऐसा कि वर्क डन बाय गैस इज 50 जूल, इसका मतलब भी क्या हो रहा है कि गैस एक्सपैंड हो रहा है। कहीं कहीं पे भी लिखा रहे कि वर्क डन बाय गैस इज 50 जूल, इसका मतलब गैस एक्सपैंड हो रहा है। वर्क डन ऑन गैस, वर्क डन ऑन गैस, या फिर कहीं पे ऐसा लिखा रहे वर्क डन ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम इज 50 जूल, ये लिखा रहा है वर्क डन ऑन गैस या वर्क डन ऑन द सिस्टम इज 50 जूल, इसका मतलब यहां पर वर्क डन क्या है, -50 जूल है। एक्चुअल में ऑन द सिस्टम जब भी वर्ड आ जाए ना, तो कंप्रेशन हो रहा है, ये याद रखना है। जब भी बाई द वर्ड आए, बाई द गैस या बाई द सिस्टम आए, वर्क डन बाई द सिस्टम, वो हमेशा पॉजिटिव होगा। और लिखा रहे वर्क डन ऑन द सिस्टम इज 50 जूल, इसका मतलब वर्क डन क्या है हमारा, निगेटिव है। तो ये ध्यान रखना। फिजिक्स में वर्क किसका लेते हैं, वर्क हम लोग लेते हैं गैस का, गैस का, इंटरनल गैस का। ठीक है ना। चलो, इंटरनल गैस का मतलब जो कंटेनर के अंदर जो गैस है उसका प्रेशर लेते हैं, उसकी वजह से हम लोग वर्क डन लेते हैं। ठीक है। चलो और यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं, यहाँ पे समझने वाली चीजें क्या है कि इंटीग्र वर्क डन कैसा आ रहा है, वर्क डन आ रहा है आपका इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी, वी इनिशियल से लेके वी फाइनल तक की। चलो बहुत अच्छी बात। हम लोग को ये भी पता है कि इंटीग्रेशन वाई डी एक्स क्या देता है, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स gives you एरिया, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स। अब जैसे मान लो हम लोग का दो, हमें यहाँ पर दे रखा है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ। लेट अस अज्यूम इस तरीके से दे रखा है, ये आपका प्रेशर दे रखा है और ये आपका वॉल्यूम दे रखा है। ठीक है ना, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, और ग्राफ कुछ इस तरीके से दे रखा है। ये आपका इनिशियल वॉल्यूम है, ये आपका फाइनल वॉल्यूम है, वी इनिशियल से लेके वी फाइनल। ठीक है। अब यहाँ पे खुद सोचो आप, एरो मैंने इधर लगाया, क्या यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ रहा है या घट रहा है, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, वी फाइनल इज ग्रेटर देन वी इनिशियल, इसका मतलब वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा। आया बात समझ में। ठीक है ना। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन पॉजिटिव। और वर्क डन कौन सा क्या लेंगे हम लोग, एरिया अंडर द ग्राफ। तो पीवी अगर दे रखा है, तो पीवी ग्राफ दे रखा है, एरिया अंडर द ग्राफ मतलब एक्स एक्सिस में जो एरिया आ जाएगा, ये एरिया क्या हो जाएगा, वर्क डन। इस केस में वर्क डन पॉजिटिव आएगा। सिमिलरली अगर मान लो हमारा ग्राफ ऐसा दे रखा है, ग्राफ कुछ इस तरीके से दे रखा है,
मान लो ये हमारा प्रेशर दे रखा, ये हमारा वॉल्यूम दे रखा, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, और मान लो ग्राफ कुछ इस तरीके से दे रखा है। ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, दिस इज आवर इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज आवर फाइनल पॉइंट, और ये एरो इस तरीके से मैं लगाऊंगा। एक मिनट, मान लो इस तरीके से लिया मैंने, एक स्ट्रेट लाइन लिया, ये हमारा इनिशियल पॉइंट, ये हमारा फाइनल पॉइंट, ठीक है ना। तो ये वी इनिशियल है, और देखो वॉल्यूम फाइनल क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। तो वी फाइनल इज लेस देन वी इनिशियल, इसका मतलब वर्क डन क्या है यहाँ पर, वर्क डन निगेटिव। तो वर्क डन निगेटिव, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि इस गैस को कंप्रेस किया गया जिसकी वजह से वॉल्यूम घट गया, और जब भी गैस कंप्रेस होगा तो वर्क डन कैसा आ जाएगा, निगेटिव। वर्क डन क्या हो जाएगा, ये वाला एरिया, ठीक है ना। तो ये वाला एरिया, लेट अस अज्यूम, जैसे एग्जांपल के तौर पे इस एरिया को मैंने नाम दिया A1, एरिया दे रखा है आपका 10, तो वर्क डन कितना हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर वर्क डन आएगा +10 जूल। और इस एरिया को मैंने नाम दिया A2, ये जो एरिया है हमारा, इस एरिया को, सेकंड वाले एरिया को नाम दिया मैंने A2। मान लो ये 6 मीटर स्क्वायर है, ये 10 मीटर स्क्वायर, ये 6 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका वर्क डन क्या आ जाएगा, कुछ सोच के बताओ। वर्क डन विल बी -6 जूल। क्यों, क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है लेकिन वर्क डन हमेशा निगेटिव होता है। आया बात समझ में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ हो गया। इसमें एक और चीजें जो पूछी जाती हैं, वो कैसी चीजें पूछी जाती हैं, पीवी ग्राफ ना देके आपको वीपी ग्राफ दे रखा हो। देखो, ये आपका वॉल्यूम और ये आपका प्रेशर, ठीक है ना। और ग्राफ कुछ इस तरीके से दे रखा है, चलो ऐसा लिया मैंने, एरो इधर मार्क कर दे रहा हूँ, एरो इधर मार्क कर रहा हूँ, मतलब ये आपका इनिशियल है और ये आपका फाइनल है, ठीक है ना। तो इधर लिखा, ये वाला आपका पॉइंट इनिशियल है, दिस इज योर इनिशियल पॉइंट, ये हो गया हमारा वॉल्यूम इनिशियल, और यहाँ पर हमारा वॉल्यूम फाइनल। अब तुम लोग बताओ मुझे कि वर्क डन इस केस में क्या होगा। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ वर्क डन, क्योंकि वॉल्यूम आपका बढ़ रहा है तो वर्क डन विल बी पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पर थोड़ा समझने वाली बात है, जब भी यहाँ पर पीवी ग्राफ नहीं दे रखा, ये वीपी ग्राफ दे रखा है, और इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी हमें करना है। तो अब क्या करना पड़ेगा, थोड़ा मैथ्स लगाते हैं हम लोग, और यहाँ पर जो एरिया कंसीडर करते हैं ना, वो कौन सा एरिया कंसीडर करते हैं, एरिया ऑन द वाई एक्सिस। अगर वॉल्यूम वॉल्यूम जिधर भी होगा उधर हम लोग प्रोजेक्टेड एरिया लेंगे। प्रोजेक्टेड एरिया या आप बोल सकते हो ये जो शेडेड एरिया मैंने बनाया, ये वाला एरिया, ठीक है ना। अगर वाई एक्सिस में वॉल्यूम दे रखा है तो यहाँ पर ये वाला वाई एक्सिस में एरिया लेंगे। अगर एक्स एक्सिस में वॉल्यूम दे रखा है तो एक्स एक्सिस में लेंगे। मतलब ऐसा सोचो, ऊपर से लाइट मारा तो एरिया जो, मतलब जो ये बनेगा आपका एरिया, वो वाला एरिया कंसिडर करेंगे। यहाँ पर लाइट मारेंगे किधर से, इधर से, तो आपका एरिया किधर बनेगा, ये जो बनेगा एरिया, ये वाला जो एरिया, वो एरिया कंसिडर करेंगे। बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी होता है, और वर्टिकल एक्सिस में या वाई एक्सिस में आपका वी दे रखा हो, तब ऐसे केस में हम लोग ये वाला एरिया कंसिडर करते हैं, ठीक है ना। अब अगला एक और चीज बना रहा हूँ, बीपी ग्राफ है, पीवी ग्राफ नहीं है, ध्यान रखना, वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर ग्राफ है। अब मान लो कि ये इस तरीके से चल के यहाँ तक के आया, इस तरीके से चल के ऐसा, ठीक है ना। ये तुम्हारा इनिशियल पॉइंट और ये तुम्हारा फाइनल पॉइंट, ठीक है ना। दिस इज आवर इनिशियल पॉइंट वॉल्यूम इनिशियल, दिस इज आवर फाइनल पॉइंट वॉल्यूम फाइनल। अब तुम्हें सोचना है और बताना है, सबसे पहले कौन सा एरिया आएगा, देखो ये वाला एरिया आएगा, क्योंकि वीपी ग्राफ है। चलो ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वर्क डन अगर लिखना हो तो वर्क डन क्या लिखेंगे, फाइनल वॉल्यूम। देखो इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा है, फाइनल वॉल्यूम कम है, तो वॉल्यूम घट रहा है, तो वर्क डन क्या आ जाएगा, नेगेटिव, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग वर्क डन फाइंड आउट करते हैं। चलो, इसी में एक और चीज पढ़नी है जो थियोरेटिकल पार्ट में है, वो है हमारा वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस, तो सबसे पहले समझते हैं कि साइक्लिक प्रोसेस होता क्या है। देखो यहाँ पर मान लो इस तरीके से आपका प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ दे रखा है, ये प्रेशर, ये आपका वॉल्यूम, दिस इज प्रेशर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। और मैं क्या कर रहा हूँ, एक तरह से इस तरीके से मैंने एक सर्कल बना दिया है, ठीक है। इस पॉइंट को नाम दिया मैंने ए, इस पॉइंट को नाम दिया सी, और ये पॉइंट हमारा बी, फाइनली ये पॉइंट डी, ठीक है ना। और एरो इस तरीके से लगाया। साइक्लिक प्रोसेस किस प्रोसेस को कहते हैं, वैसे प्रोसेस को कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस जहां पर इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम हो। इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम हो। फाइनल
स्टेट सेम। कहने का क्या मतलब है, इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर बराबर होगा, इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम बराबर होगा, इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर बराबर होगा। ठीक है ना। अच्छा, तो यहां से क्या निकल के आ रहा है, डेल्टा यू को क्या लिखते हैं, एनसीवी डेल्टा टी, और डेल्टा टी का मतलब चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, जब टेम्परेचर बराबर ही है तो चेंज इन टेम्परेचर जीरो हो जाएगा, तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा, जीरो। तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए याद रखना कि जब भी साइक्लिक प्रोसेस हो, क्लोज्ड कर्व हो, पीवी डायग्राम, तो इसका मतलब डेल्टा यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में। अब इसमें वर्क डन कैसे निकालेंगे, तो वर्क डन निकालने का एक बेसिक सा रूल है, बेसिक सा तरीका है। बेसिक सा तरीका क्या है कि मान लो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, ये हमारा प्रेशर, ये हमारा वॉल्यूम, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। हम लोगों ने क्या किया, इस तरीके से हाफ सर्कल बना लिया, हाफ सर्कल बना लेते हैं, आधा सर्कल, ये ए, ये हमारा पॉइंट बी, ये हमारा पॉइंट सी। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये इस डायरेक्शन में एरो, मान लेते हैं ये वाला जो एरिया आ रहा है हमारे पास, दिस एरिया, एरिया तो हमेशा पॉजिटिव होता है, एरिया ये हमारा क्या है, A1 है। ठीक है, एरिया पॉजिटिव होता है। उसके बाद फिर से ग्राफ बनाया, ये ए से सी तक की हम लोगों ने देख लिया प्रोसेस, ए से सी तक की। अब क्या करना है, सी से डी से ए वापस आना है, तो उसके लिए भी पीवी डायग्राम बनाते हैं हम लोग, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, सी से डी से ए। ठीक है ना, सी से डी से ए, मान लो इस तरीके से हम लोग आए, लेट अस अज्यूम कि इस तरीके से हम लोग आए, सी ये हमारा डी पॉइंट है, और ये वापस हम लोग कहाँ आ गए, ए पॉइंट पर। चलो, इस केस में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा तुम्हें, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जब सी से ए के पास आ रहे हो तो वॉल्यूम के बारे में देखो, फाइनल वॉल्यूम कम है और इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर वर्क डन आपका क्या हो जाएगा, मान लेते हैं ये वाला एरिया, ये जो शेडेड एरिया बना रहा हूँ, ये एरिया है आपका A2। ठीक है ना, एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है। एरिया कौन सा बड़ा होगा, ऑब्वियसली एरिया जो दिखने में लग रहा है हमारा A1 वो बड़ा होगा और A2 छोटा होगा। तो वर्क डन अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, कहाँ पर वर्क डन पॉजिटिव होगा, कहाँ पर नेगेटिव होगा। तो अगर यहाँ पर आपको समझ में आ रहा हो तो यहाँ पर वर्क डन पॉजिटिव होगा, प्लस A1 लिखेंगे क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पर बढ़ रहा है, और यहाँ पर वर्क डन आपका नेगेटिव होगा क्योंकि वॉल्यूम घट रहा है। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम में वॉल्यूम घट रहा है तो ये वर्क डन नेगेटिव होगा, तो -A2 लिखेंगे। तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, टोटल वर्क डन हो जाएगा, टोटल वर्क डन विल बी +A1 प्लस ऑफ -A2, तो ये ओवरऑल क्या आ जाएगा, A1 -A2, ये आपका वर्क डन हो जाएगा। और अच्छे से समझे तो बेसिकली है क्या, देखो यहाँ पर अच्छे से समझा दे रहा हूं मैं, तो इस तरीके से समझो, ये आपका हाफ सर्कल दे रखा है ऊपर का, ये आपका ऊपर का हाफ सर्कल है इस तरीके से। ठीक है, इसका वर्क डन कैसे लिखेंगे, तो वर्क डन लिखने का तरीका हो जाएगा ये वाला एरिया। ठीक है ना, ये वाला एरिया। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग ले लेते हैं दूसरा लाइन, तो ये आपका A B C, फिर C से D से A वापस आना है हमें, इसको दूसरे कलर से मैं बनाता हूँ, मान लेते हैं ग्रीन कलर से मैंने बनाया। C से वापस आना है कहाँ पर, A पे। ठीक है ना, तो C से D लिया मैंने और वापस आ गए A तक की। अब देखो कौन सा एरिया कंसीडर करना है, अब हमें एरिया कंसीडर करना है ये रेड वाला एरिया, रेड वाला एरिया मैं बनाता हूँ, ये एरिया। ठीक है ना, ये एरिया। तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि ऊपर वाला एरिया में से नीचे वाला एरिया को घटा देंगे तो जो एरिया बचेगा वो बचेगा आपका सर्कल का एरिया, एरिया ऑफ सर्कल। या फिर आप बोल सकते हो कि अगर क्लोज लूप है तो एरिया ऑफ क्लोज्ड लूप। तो बेसिकली वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस होता है क्या है, साइक्लिक साइक्लिक प्रोसेस होता है आपका एरिया ऑफ क्लोज्ड लूप। ये ध्यान रखना और खुद से डिसाइड करना कि वर्क डन पॉजिटिव आएगा या निगेटिव। इस केस में बताओ टोटल वर्क डन पॉजिटिव आएगा या निगेटिव, इस केस में टोटल वर्क डन पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये वाला एरिया ज्यादा होगा, पॉजिटिव वर्क डन ज्यादा होगा, और ये वाला एरिया आपका कम होगा, निगेटिव वर्क डन कम होगा। तो ओवरऑल दोनों को तो ऐड कर रहे हैं हम लोग, तो निगेटिव वाली चीज कम, पॉजिटिव वाली चीज ज्यादा, तो इस केस में पॉजिटिव आएगा। अगर मैं इसी सवाल में एरो का साइन इंटरचेंज कर दूं तो वर्क डन की वैल्यू सेम रहेगी लेकिन सिर्फ माइनस साइन आ जाएगा।
ठीक है, चलो यहाँ तक की समझ में आया। नेक्स्ट क्लास में इसके बाद वाले इस पार्ट में हम लोग क्वेश्चन कर रहे होंगे। क्वेश्चन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कर रहे होंगे। चलो टिल देन, गुड बाय।